प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं पर जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं, वो चर्चा हम सब के लिए एक अलग तरह की प्रेरणा के रूप में निकल कर आती है। दरअसल मन की बात हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंगों को लेकर आता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र के जीवन में और बल्कि यूं कहना चाहिए कि वैश्विक जीवन में सबके लिए कल्याणकारी रूप होता है उसका। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में बिरसा मुंडा के बारे में उल्लेख किया, भगवान के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे महानायक, ऐसे योद्धा जिनकी जयंती 15 नवंबर को हम हर साल मनाते हैं। और प्रधानमंत्री महोदय ने जब भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र किया, बड़े गर्व से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उन्होंने अपने मन की बात में शामिल किया। इस बात से हमें प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम बिरसा मुंडा के बारे में ही बात करें। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव जो हम पूरे देश में मना रहे हैं, इसके माध्यम से भी हमें बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में और बहुत सारी नई चीजें सुनने को, जानने को मिलती हैं। हमें गर्व होता है कि इस देश ने ऐसे महान सपूत, ऐसी सपुत्रियां पैदा की हैं। बिरसा मुंडा उन्हीं में से एक थे और इसलिए आज हम उनके बारे में जब बात करेंगे तो बात उस विभूति से हम करने जा रहे हैं जिन्होंने स्वयं आदिवासी जीवन, आदिवासी साहित्य, आदिवासी संसार, उस पर बहुत गहन कार्य किया है और उसके माध्यम से उन्होंने आदिवासी जीवन को दुनिया के सामने बहुत ही खूबसूरत, सुंदर ढंग से रखा है। महादेव टोपो जी, जो कि इस समय रांची में है, झारखंड में, और बहुत सारे उनके कलम से ऐसे साहित्य की रचना हुई है जिससे हम वाकिफ हो पाते हैं वहां के जीवन के बारे में। खासतौर पर बहुत बहुत स्वागत है महादेव टोपो जी आपका इस कार्यक्रम में। जी जोहार, नमस्कार आप सभी लोगों को, सारे श्रोताओं को, आपको भी। देखिए, जब जोहार कहते हैं तो एकदम से हम वहां पहुंच जाते हैं आपके इलाके में। ये शब्दों की और भाषा की ताकत है जी। आपने खैर सुना ही होगा महादेव जी, जब प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और विस्तार से उन्होंने बात की कि किस तरह से बिरसा मुंडा, जैसे जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं, उन्होंने एक ऐसी क्रांति का बीजारोपण किया जो कि मुख्य धारा से कहीं अलग जरूर थी, लेकिन मुख्य धारा के लिए भी वो प्रेरणा बनी। तो ऐसे बिरसा मुंडा के बारे में जो बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री महोदय ने, आपकी अनुमति हो तो पहले वो हम सुनते हैं वो अंश और उसके बाद फिर बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी सर। प्यारे देशवासियों, इस समय हम अमृत महोत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों को, उन महान पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष, वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। गरीबी और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। उल गुलान आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए, लेकिन केवल शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समूह के विशिष्ट योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गौरव की अनुभूति होगी।
तो श्रोताओं, आपने भी सुना और प्रधानमंत्री महोदय ने खास तौर पर यह आह्वान भी किया कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, हमारे जो आदिवासी समूहों की विशिष्ट योगदान है उसके बारे में हम अधिक से अधिक जाने, खासतौर पर हमारे युवा इस बारे में जाने। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रखर रूप से हमारे सामने स्वतंत्रता सेनानी, विभूति, महानायक निकल कर आते हैं, वो है बिरसा मुंडा। आज महादेव टोपो जी से हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं के बारे में। महादेव जी के बारे में मैं आपको बताऊं, जन्म तो रांची में, झारखंड में ही हुआ और उरांव आदिवासी परिवार से आपका संबंध है। 1980 से ही लगातार लेखन कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो आदिवासी जीवन को उन्होंने अपनी कलम से सजीव किया है, लोगों तक पहुंचाया है। और सिर्फ कलम से नहीं, अपनी अदाकारी से, अपने अभिनय से भी, क्योंकि फिल्मों में भी आपने काम किया है। महादेव जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में। और निवेदन आपसे ये जरूर करूंगा, क्योंकि आप वहां उस माहौल में, उस वातावरण में रहते हैं जहां बिरसा मुंडा को भगवान की तरह, धरती आबा के रूप में जिनको पूजा जाता है, किस रूप में आप प्रेरणा पाते हैं उनसे? जिस समय हमारे बिरसा मुंडा जी हुए थे, उस समय की चर्चा करेंगे तो हम पाते हैं कि उस समय जो आदिवासी समाज था वो औपनिवेशिक काल में, मतलब अंग्रेजों के गुलामी के काल में बहुत ही शोषित, उत्पीड़ित था। और जो अंग्रेजों ने जिस तरह से कर लगाकर उनको अपने जेल जमीन के हक से वंचित कर दिया था, मतलब उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया था जिससे कि वो जंगल से भी अपने लिए कुछ वनोपज नहीं ले सकते थे। तो कुछ ऐसा कानून जो कि उनके अस्तित्व को खतरे में डालने जैसे थे। जी जी। तो इस कारण से आक्रोश पूरे समाज में पनप रहा था। और ये सिलसिला सिर्फ बिरसा मुंडा से नहीं, उसके पहले से लगभग 100 सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा था। और ये बिरसा मुंडा के समय में, ये 1875 में उनका जन्म 15 नवंबर को चलकत गांव में हुआ था। और उसके बाद में 1895 के आसपास जब वो युवा हो गए थे, तो ये जो कानून वगैरह थे उनका बहुत ही क्रूरतम रूप हमारे समाज में उभर कर आ रहा था। और जो सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे आदिवासियों के पास पैसे देने के लिए नहीं होते थे, तो वो साहूकारों से उधार लेते थे और साहूकार उनके नाजायज फायदा उठाते थे। वो क्या करते थे कि उन्हें पैसा तो देते थे लेकिन अपने जमीन को वो गिरवी रखते थे और कई बार उसको चुकाने के बाद में भी वो बताते थे कि आपका पैसा बाकी है। 94 में ही मेरा ख्याल है एक बहुत भयंकर अकाल भी पड़ा था और जिसकी वजह से खेती नहीं हो पाई ठीक से, पैदावार नहीं हुई, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती उस समय थी किसानों और आदिवासियों के साथ भी पड़ा था। और जैसे कि मैंने बताया कि वो जो 1875 में जो एक कानून बना, जंगल का अधिनियम बना, जिससे क्या हुआ कि उनको वंचित कर गया। तो एक हुआ कि अकाल जो पड़ा उससे उनके पास खाने दाने पड़ा, और फिर उनके पास था कि वो जंगल से भी उपज वगैरह खाने के लिए मिल सकते थे, उसका भी उपयोग करने के लिए उन्हें रोक दिया। तो ये बहुत ही विषम परिस्थिति थी और इससे उन लोगों में जो एक असंतोष पैदा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ उनका जो है गुस्सा बढ़ता गया। इसके वजह से बिरसा मुंडा जी ने अपने जितने भी आदिवासी भाई हैं उन लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। और यहाँ से शायद एक ऐसी नींव पड़ी जो लगातार आगे एक विद्रोह के रूप में उभरती रही, बढ़ती चली गई। और उन्होंने लगातार बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, करते ही रहे लगातार। एक चीज जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बचपन की बात आप कर रहे थे, सुगना मुंडा जो और कर्मी हाथू जो कि माता पिता थे उनके, लेकिन देखिए एक हैरानी की बात होती है, आश्चर्य होता है महादेव जी, सिर्फ 25 साल की उम्र थी जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और 25 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में उन्होंने कितना कुछ देखा, कितना कुछ किया, ऐसे देश के लिए, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिन पर हम हमेशा गर्व करेंगे। लेकिन जो शुरुआती शिक्षा उनकी थी, क्योंकि एक बात तो तय है कि देखिए आदिवासी समुदाय में हो सकता है कि उस समय बहुत ज्यादा इसका प्रचलन न हो शिक्षित होने का या शिक्षा का, लेकिन ये कि फिर भी उन्होंने जैसे गांव के स्कूल में शायद पढ़ाई की और उसके बाद वो चाईबासा चले गए थे। जी हाँ, चाईबासा चले गए थे। और वहाँ की एक्चुअली हुआ कि वो उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि जमीन का जो वापसी वाली हो रही थी, तो उसमें ऐसा वातावरण बन गया था कि जो ईसाई होगा तो वो ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में होगा। तो बिरसा मुंडा का परिवार भी ऐसी बात है, वो भी ईसाइयत को अपना लिए, इसीलिए वो चाईबासा भी गए वहाँ पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ एक बार जो नॉटरोट हैं, और नॉटरोट जी ने कहा कि मुंडा लोग बेईमान होते हैं। अच्छा। तो इसको उन्होंने बहुत विरोध किया और बोला कि नहीं, वो
बेईमान नहीं है। बेईमान तो आप लोग हो कि आप लोगों ने हमारी जमीन वमीन हड़प लिया, सारा कुछ हड़प लिया है और आप अपने वादा से मुकरते हैं और आप लोगों ने हम पर तरह तरह के अत्याचार किए हैं। इस तरह का उसने बहुत ही जबरदस्त आक्रोश में ढंग से इसका खंडन किया था कि मुंडा बेईमान होते हैं। अच्छा महादेव जी, देखिए जब चाईबासा मिशनरी स्कूल में गए थे, मिडिल स्कूल में, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन जो उनके मानस पर ये छाप पड़ी 2-3 चीजों की। एक तो जिस तरह आपने बताया कि मुंडा समुदाय को लेकर जो इस तरह की टिप्पणियां वहां के मिशनरीज करते थे या वहां के अध्यापक करते थे। दूसरा, वहां के जो मिशनरी थे उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जमीनें जो हैं वो आपको छोड़ दी जाएंगी, आपसे ली नहीं जाएंगी। इस तरह का एक बहुत नेगेटिविटी वाली चीजें थी जहां धर्म का इस्तेमाल करके इस तरह के शोषण की जमीन तैयार की जा रही थी। तो निश्चित रूप से आक्रोश एक पैदा होना था, हुआ, और यही से मुझे लगता है क्योंकि गांव में तो उस समय आदिवासी समूहों में जिस तरह से ईसाई मिशनरीज काम कर रहे थे तो उसका प्रभाव तो था, लेकिन ऐसे शोषण से वो प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगे और अपने जो आदिवासी परंपरा और संस्कृति है उसके प्रति सजग भी हुए, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि बिरसा मुंडा ने खुद ये माना और ये बात के लिए प्रेरित किया कि हमें जो ये हमारी जमीनें छिन रही हैं इससे हमारी आदिवासी संस्कृति पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसका किस रूप में असर देखते थे ये? जी देखिए, वो जो नॉटरोट ने कहा कि बेईमान है तो उसके बाद से उसको स्कूल तो छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि हमें अपनी मूल संस्कृति को ओर लौटना है और ये जो दूसरे लोग हैं ये अपने हित के लिए ही सिर्फ काम कर रहे हैं। इसके बाद से वो अपने गांव की ओर लौटते हैं और अपनी मूल संस्कृति है उसको समझते हैं, अपने लोगों को एकत्रित करते हैं। और उस समय जो सरदारी आंदोलन जो चल रहा था वो भी पराभव की स्थिति में था, उन्हें नए नेतृत्व की जरूरत थी। और जिस तरह से बिरसा मुंडा वापस आकर लोगों को संगठित कर रहे थे और कुछ जो अपने औषधीय जो गुण से वो कुछ लोगों को चमत्कारिक कुछ काम कर रहे थे जिससे वो हमारा समाज जो है, मुंडा समाज जो है वो प्रभावित हो रहा था और अधिक उनकी ओर आशा के नजर से देखने लगा था। अच्छा, मुझे लगता है महादेव जी की जब ये जो जिस तरह का मिशनरीज का प्रभाव था उससे मुक्त हुए और उसके उसी दौरान की बात होगी शायद आनंद पंडा साहब के संपर्क में आए थे। आनंद पंडा जी एक उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, ऐसा मैंने सुना है कि रहे और लगभग 3 साल तक उनके साथ रहे वो भी। और उनके साथ रहते हुए जो भारतीय धर्म है, चिंतन है, भारतीय नायकों के बारे में बातचीत है और ये जो दवाइयाँ, जो औषधि है, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह की पद्धति भी उन्होंने उन्हीं से सीखी शायद, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, ऐसा आनंद पंडा ने वो पाड़ थे। अच्छा। आनंद पाड़। अच्छा। जो स्वासी जाति के होते हैं। हाँ। तो हमारे इसी के बीच में रहते हैं, वो बुनकर समाज के थे, जो सामाजिक कपड़ा बुनने वाले। और उनसे इन्होंने, हमारे बिरसा मुंडा जी ने उनसे तो वो सारी चीजें सीखा, महानायकों के बारे में जो कुछ है ज्ञान हासिल किया। और खुद आदिवासी भी बहुत सारे, जैसे कि इनके अंदर औषधियों को, पेड़ पौधों को पहचानने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है, वो परिवार में ही सीखते हैं। तो एक वो भी था और खुद उनसे उन्होंने सीखा भी था। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम उस विभूति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहकर अपनी आस्था उनके प्रति प्रकट की जाती है। देश की आजादी के लिए, अपने आदिवासी समुदायों के सम्मान की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए जिन्होंने कम उम्र में बहुत सारा संघर्ष किया। बातचीत आज हम कर रहे हैं महादेव टोपो जी से। महादेव जी इस समय रांची से सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। महादेव जी ने बहुत कुछ लिखा है झारखंड के क्षेत्र के बारे में, आदिवासियों के बारे में, बल्कि एक 2015 में महादेव जी आपका ये एक प्रकाशित हुई थी एंथ्रोलॉजी जो जनजातीय काव्य पर आधारित थी, कलम को तीर होने दो, इसके आप सह संपादक थे मेरा ख्याल है जी। और एक काव्य संग्रह भी आपका 2017 में प्रकाशित हुआ था, जंगल पहाड़ के पाठ के नाम से यह प्रकाशित हुआ था, जिसमें कि मेरे लगभग 30 साल के कविताओं में से 44 कविताएं चुनकर छापे गए। जी जी। और आपके लेखों का संग्रह भी तो प्रकाशित हुआ सभ्यों के बीच 2020 में मेरा ख्याल है। अच्छा, हम बिरसा मुंडा के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप उनके प्रभाव को लेकर बात कर रहे थे, जो उनका चिंतन था, क्रांति के जो बीजारोपण उन्होंने किया, सम्मान की, गौरव की जो बात की उन्होंने, उसका प्रभाव, उसका विस्तार किस रूप में था? देखिए, बिरसा मुंडा जब हमारे युवाओं ने
उनसे प्रेरित होकर एक 1967 आसपास एक बिरसा सेवा दल बनाया था उसके नाम से। अच्छा। उसके बाद में ये डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने बिरसा मुंडा जी के गीतों को सुनकर उससे प्रेरित होकर उन्होंने उन पर शोध कार्य किया और अच्छा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी बिरसा मुंडा और उसका आंदोलन के नाम से यह प्रकाशित हुआ है और अंग्रेजी में भी प्रकाशित है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसी को आधार बना के बंगला की मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास लिखा अरण्य अधिकार के नाम से। जी जी, और बांग्ला में लिखा था, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उनको। जी हाँ, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और आपको ये भी बता दूं कि मुझे मतलब उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब हमारे एक तमिल मित्र ने बताया कि बिरसा मुंडा के जीवनी पर तमिल में भी एक उपन्यास लिखा गया है। क्या बात है। तो अब देखिए कहाँ झारखंड और तमिलनाडु। जब अपने संघर्ष के दौरान महादेव जी बिरसा मुंडा ने एक नारा भी दिया था कि अबुआ राज एते जाना, इसका मतलब क्या, इस नारे का मतलब क्या था, क्योंकि इसका बड़ा लोगों में जोश भरा इस नारे ने। जी, अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब ये है कि हमारा शासन हमारा राज होगा। अच्छा। है ना, जिसमें कि अपनी राज होगी, अपनी व्यवस्था होगी। आगे ये भी तो कहते हैं महारानी राज तुंडू जाना। हाँ, मतलब उसका नाश हो, है ना। अच्छा, वो शासन खत्म हो महारानी का। हाँ, क्योंकि ये जो है बिरसा मुंडा जी सुना लेकिन दिसुम, मतलब हमारा जो अतीत है, मुंडाओं का जो अतीत है, जो सोने जैसा देश था, उस देश की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस चीज ने भी हमारे मुंडाओं में, हमारे आदिवासियों में एक नई तरह का जोश और संचार किया था। इसीलिए उन्हें ये जो भगवान का दर्जा बोलते हैं ना, इसीलिए दिया जाता है। कई लोग उसको पुनरुत्थानवादी मानते हैं, लेकिन उससे अलग उसने आदिवासियों के अतीत को मैंने और उनकी अपनी जो व्यवस्था है उसको उन्होंने आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम किया। और साथ ही साथ जो आदिवासी समाज में कुछ बुराइयां थी, जी बिल्कुल, उसका विरोध किया और नए सिरे से उसको व्याख्यायित किया। तो आज भी उसके जो धर्मावलंबी जिन्हें बिरसाइत कहा जाता है, तो वो उनको मानते हैं, उनकी तरह सफेद कपड़े पहनते हैं। और आज भी जब 15 नवंबर या 9 जनवरी को शहादत दिवस के रूप में उन्हें जब याद किया जाता है, तो हमारे बिरसाइत वहाँ आते हैं डुम्बारी पर्वत वगैरह में और बहुत संख्या में, मैं कई बार गाँव वहाँ देखा, बड़े लंबे संख्या में जा रहे, पहाड़ में जा रहे हैं भजन करते हुए, गीत गाते हुए। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी मुंडा समुदाय में, और मुंडा समुदाय के माध्यम से मुझे लगता है कि औरों के लिए भी वो प्रेरणा बनना चाहते थे या औरों को भी ये संदेश देना चाहते थे। अब जिस तरह से हिंसा की बात थी, बलि चढ़ाने की बात थी, इसके लिए उन्होंने मेरा ख्याल है मना किया। भूत प्रेतों को मानने की बड़ी प्रथा रही है आदिवासी समुदाय में या दूसरे और समाजों में, उसको उन्होंने नकारा। शराब, मांस, मछली, इन सबसे परहेज के लिए उन्होंने बार बार कहा और जनजातीय संस्कृति उस पर गौरव करते हुए उसकी बुराइयों को दूर करने की उन्होंने कोशिश की। और बिरसईत पंथ मेरा ख्याल है इसी बात को लेकर आगे चला, आगे बढ़ा है। जी हाँ। एक शब्द मैंने पढ़ा उनके बारे में और पढ़ते हुए ये शब्द मेरे सामने आया। उन्होंने कहा कि सिंह मोंगा को हमें, मतलब ये इसका अनुपालन करना चाहिए, बोंगा को मत मानो। इसका मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ जो सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च जो देवता है वो सिंह बोंगा है। तो अच्छा, बोंगा का मतलब भूत से मानते हैं, भूत प्रेत से मानते हैं, तो उसको मत मानो। सिंह बोंगा, बुरु बोंगा ऐसा बोला तो वो सकारात्मक रूप होता है। अच्छा, तो उनका कहना है कि ईश्वर एक है और सिर्फ उसी की पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, ईश्वर है, सिंह बोंगा हमारा एक है। तो ये सारी चीजें हैं, उनको मानो, है ना। अच्छा। लेकिन उनके बोंगा का मतलब क्या है कि जो बुरी चीजें हैं, बुराइयां हैं, है ना, जो अनैतिकता है जी, उस चीज को आप छोड़ो, ये कहने का मतलब था। दरअसल धीरे धीरे समय के साथ चीजें या तो दिशा ऐसी ले लेती हैं जो शायद कुरीत के रूप में आगे जाकर हम उन्हें देखते हैं। तो इन सब को सुधारने के लिए, इन सब को ठीक करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और मुझे लगता है जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं और आप और उस पर रोशनी भी डाल सकते हैं कि जो भारतीय और आदिवासी समाज है उसमें बिरसा मुंडा का प्रभाव जिस रूप में आपने वर्णित भी किया, कुछ और ऐसे प्रभाव जरूर होंगे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, जिसका श्रेय बिरसा मुंडा को जाता है। आप इस पर अगर कोई रोशनी डाल सकते हो। जी हाँ, देखिए बिरसा मुंडा
जो उलगुलान किया, तो उलगुलान मतलब एक तरह आज उलगुलान विद्रोह के रूप में माना जाता है जी। और जैसे कि अभी प्रभाव की बात कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक कवि महाराष्ट्र में है भुजंग मेश्राम। अच्छा। जब भुजंग मेश्राम ने अपने कविता संग्रह 1980 के आसपास, 80 के थोड़ा बाद में उन्होंने जब प्रकाशित किया तो उलगुलान नाम से किया। तो जब मुझे पता चला कि भाई महाराष्ट्र में उलगुलान नाम से एक कविता प्रकाशित हुई है मराठी काव्य संग्रह, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक उलगुलान शब्द या बिरसा मुंडा का जीवन और अरण्य अधिकार जो जंगल के दावेदार के नाम से उपन्यास हुआ, उसका प्रभाव इतना आदिवासी समाज जो महाराष्ट्र में पड़ रहा है, ऐसा मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ और एक नायक के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा गुजरात हुआ या राजस्थान हुआ, उधर भी सारे लोग या छत्तीसगढ़ वगैरह मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन हिंदी प्रदेशों में भी जो एकदम यहाँ से दूर थे उन पर भी उनका ये प्रभाव पड़ा। तो ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन बाद में समझ सका कि उनके व्यक्तित्व या उनके जो संघर्ष की ताकत थी जिससे हमारा जो दूसरा समाज है, दूसरे समुदाय के लोग जो हैं आदिवासी समाज हुए, वो प्रभावित हुए और उनसे प्रेरणा लेते रहे। इसके अलावा तो कवि हैं वो हमेशा बिरसा मुंडा को अपनी कविताओं में याद करते हैं, आपने संघर्ष किया या हमारा नेतृत्व किया, हमें लड़ना सिखाया, इस तरह की बातें अपने कविताओं में वो लिखते हैं। और जितने भी हमारे आज नए कवि, उभरते कवि हैं, प्रायः अधिकांश लोग बिरसा मुंडा को अपने कविताओं या अपनी रचनाओं में किसी न किसी रूप में जरूर याद करते हैं। जी, निश्चित रूप से। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में उलगुलान आंदोलन का जिक्र किया, उल्लेख किया और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। विदेशी शासन ने उन पर बहुत बड़ा इनाम भी रखा था उस समय, ऐसे डरी हुई थी वहां की विदेशी सत्ता और शासन जो है। और मेरा ख्याल है 1895 से 1900 तक ये पूरा महाविद्रोह का काल जो है उलगुलान चला। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में महादेव टोपो जी से हम बातचीत कर रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में, भगवान के रूप में जिनकी मान्यता है, पूजा जाता है उन्हें। महादेव जी रांची से सीधे फोनलाइन के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, प्रख्यात लेखक हैं। खासतौर पर आदिवासी जो जीवन है, समाज है, संस्कार है, चिंतन है, चुनौतियां हैं, उन पर आपने बहुत कुछ लिखा है। कविता के रूप में भी लिखा है, लेखों के रूप में भी लिखा है और भी तमाम सृजनात्मक साहित्य की रचना आपने इस रूप में की है। आपको साहित्य के लिए भी और सिनेमा के जो दोनों क्षेत्रों में योगदान के लिए 2015 में बिरसा मुंडा सम्मान भी आपको प्रदान किया गया था। जी, और कई सारे सम्मान मिले हैं, लेकिन ठीक है। नहीं, आपका लगातार आपकी सक्रियता है, योगदान है। जो बिरसा मुंडा के जीवन में जो एक गुलामी के प्रति जो उनके मन में आक्रोश था और वो जो संघर्ष की शुरुआत उन्होंने की थी, मेरा ख्याल है जिसका जिक्र पहले भी हुआ, 1894 के आसपास इसकी नींव पड़ गई थी। उसके बाद का किस तरह का संघर्ष विदेशी सत्ता के विरुद्ध उन्होंने किया? देखिए, ऐसा देखिएगा कि जो जल जंगल जमीन एक आदिवासी है, उसके लिए जंगल जमीन जो है ना, या प्रकृति है, वो उसके लिए एक सगा की तरह है, सगा बंधु की तरह है जी। और जो हमारा जो दूसरा समाज है, बड़ा समाज है, वो कई बार इन वस्तुओं को उपभोक्तावादी नजरिए से देखता है, जबकि आदिवासी उसको उस नजर से एक लाभ के हिस्से या लाभ के अंश के नजरिए से नहीं देखता है जी। तो इसी कारण ये समस्या आती है। और जो बढ़ा हुआ समाज है या जब हम लोग गुलाम थे, उस समाज ने भी उसको उसी तरह देखा और इसीलिए हमारे बिरसा मुंडा जी हों या बिरसा मुंडा के पहले हमारा सिद्धू कान्हू हो या बुद्धू भगत जी हों, जब भी उनके जल जंगल जमीन के अस्तित्व पर जब भी कुछ खतरा आया तो उन लोगों ने विरोध किया। महादेव जी, 1895 में पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, और उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिर उसके बाद में अगली बार भी गिरफ्तार हुए और फिर ये जो 1900 में जो उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब जेल भेजे गए तो उसके बाद में तब तक एक्चुअली उनके कामों से जो अंग्रेजी सरकार है या अंग्रेजी हुकूमत है या जो यहाँ के ईसाई मिशनरियां हैं जो काम कर रहे थे, वो जरा सा भयभीत हो गए थे। और जैसे कि उस समय बताया जाता है कि फादर हॉफमैन जो मुंडा समुदाय पर काम कर रहे थे, वो भी उनके
उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने भी एक तरह से कहते हैं कि पत्र लिखा था, ऐसा बताया जाता है। अच्छा। तो एक तरह से उनके गतिविधियों से या उनके कामों से पूरे मतलब जो साहूकार समुदाय या जो शोषक वर्ग था वो और अंग्रेजी हुकूमत दोनों एक तरह से हिल गई थी, और वो उनके जो शक्ति से या उनके जो पराक्रम की जो उनकी प्रतिष्ठा हो रही थी उसके कम करना चाहते थे, और इसलिए उन लोगों ने उन्हें बालू बिरसा के नाम से भी प्रचारित किया। बालू बिरसा मतलब सनकी, अच्छा। पागल भी उनको कहा गया। लेकिन इसका असर हमारे आदिवासी समाज पर नहीं हुआ, क्योंकि वो बिरसा मुंडा के जो उनके चमत्कारपूर्ण कार्य और जो एकता एकजुट करने का जो वो काम कर रहे थे, और जितने भी हमारे जो आदिवासी जो पुराने स्थल से उनको मतलब उनकी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की कोशिश करना चाह रहे थे। जी। और देखिए एक काम क्या कहते हैं कि जैसे बताया जाता है कि उसकी हैजा से मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था, जबरदस्ती मारा गया। ये तो सुनने में आता है कि जहर देकर उनको मारा गया, और ये अफवाह फैलाएगी कि हैजा से उनकी मृत्यु हुई है। जी। तो वो तो जीवन के आखिरी पड़ाव पर वो आएंगे हम, लेकिन जिस तरह से 1894 में पहले तो अकाल के दौरान लगान माफी के लिए आंदोलन किया, और 1895 में गिरफ्तार करके हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में रखा गया था, 2 साल की सजा दी गई थी। लेकिन मुझे लगता है इसकी वजह से भी एक तो लोग संगठित होने के लिए प्रेरित हुए, ये मैसेज, ये संदेश जो गया उनकी गिरफ्तारी से, लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा पैदा हुआ और ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ, और उसी का नतीजा है कि 1897 से 1900 के बीच में लगातार संगठित होकर बहुत संघर्ष किया, और अंग्रेजी हुकूमत के जो भी, चाहे वो सिपाही हों या सैनिक हों, उनके साथ लगातार ये लड़ते रहे। उन लड़ाइयों के बारे में कुछ बताइए, उन संघर्षों के बारे में बताइए कुछ। उसके बारे में 2 लड़ाइयाँ, जैसे एक डुम्बारी बुरू में लड़ाई और एक सैल रकब की लड़ाई है। अच्छा। जो वो गुप्त काम करते थे, और कई बार जो उनके खिलाफ जो काम करते थे वो जानकारी उनके खिलाफ, उनके जो मीटिंग वगैरह होती थी, ये अपने संगठन का जो काम करते थे, तो उसकी गुप्त सूचना कुछ लोग देते थे। तो इन लोगों ने पहाड़ों पर या ऐसे ऊंचे स्थलों पर अपना काम करना शुरू कर दिया था, ताकि कहीं से भी किसी को खबर ना मिले और उनकी जो काम है वो पूरी तरह अच्छी तरह से संपन्न हो, ऐसा प्रयास किया जाता था। तो एक है कि लड़ाई डुम्बारी बुरू और सैल रकब में भी ये इनका जो काम हो रहा था। तो डुम्बारी बुरू में जब हो रहा था इनका संगठन का मीटिंग, उसी समय कोई भेदिया था जिसने खबर कर दी थी, इसके मतलब जो उन लोगों के विरोधी दल के जासूसों ने सूचना दी थी, और फिर पीछा करते हुए जो अंग्रेज लोग आए, और इसके बाद में इनको पहाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया था, और उसके बाद से बहुत गोलाबारी हुई और उसमें बहुत मारे गए थे। तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी संख्या 400 तक थी, कुछ लोग कहते हैं कि 200 थी, और कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि नहीं कि ये 20 लोग ही मारे गए। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस समय जैसे उनके मारे जा रहे थे, तो कई बार है कि जो मुंडा लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो लाशें वो बहुत सारे अपने घर की ओर तरफ ले गए थे, इसलिए जो बहुत सारे लोग मारे गए तो उनकी संख्या का पता ठीक से नहीं लगा। जी। और उसके पहले एक युद्ध जो बोल रहे हैं ना कि उसमें जब कर रहे थे वहां पर, तो उसमें जब अंग्रेजों ने घेर लिया था, तो उस समय बिरसा मुंडा को उनके शिष्यों ने बोला कि भाई आपके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, आप तो दैवी शक्ति है आपके पास, तो आप कहिए कि इनकी गोली खाने बन जाए। तो शुरू में अंग्रेजों ने उनको धोखा देने के लिए हवाई फायर भी किया या नकली फायर भी किया। तो इसे वहाँ के मुंडाओं ने समझा कि सचमुच में ये गोली जो है उन्हें नहीं लगेगी, और वो वहाँ से पहाड़ी से आने लगे, और उस समय है कि कई लोग हताहत हुए और बड़ी संख्या में मारे गए थे। तो ये 2 युद्ध है, उनके बारे में खास करके चर्चा की जाती है। तो ये डुम्बारी बुरू के जो 1900 में जो लड़ी गई जी, वहीं पर ये बाद में उसके बाद गिरफ्तार होते हैं, और इनको फिर रांची लाया जाता है, और रांची लाने के बाद में फिर जैसा कि बताया कि उनको हैजा हुआ बता के जी ये उन्हें मतलब अंग्रेज सरकार इतने उससे गुस्सा
थी कि उसे लकड़ी से नहीं जलाया गया, अच्छा, उन्हें सिर्फ वो गोबर के गोइठे से उसको जलाया गया, उपले मतलब से, उसको वो अपमानित करना चाहते थे। जी जी। लेकिन जिस युद्ध की आप बात कर रहे हैं, दरअसल इसके पहले जब एक 1897 में तांगा नदी के किनारे जब भिड़ंत हुई थी अंग्रेजी सेना से, उस समय उस युद्ध में तो मैंने सुना कि पहले बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजी फौज को पीछे हटने पे मजबूर किया, उन्हें हराया भी था शायद। जी, हराया भी था, मतलब कि एक तरह से बोलिए कि उनको खदेड़ भी दिया था, जी, है ना। लेकिन फिर वो जैसा कि बंदूक का सामना और करना और हमारे तीर धनुष, इसमें तो और टांगे कुल्हाड़ी से लड़ना, है ना, ये तो थोड़ा फर्क पड़ता ही है। ये चीज हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने जबरदस्त ढंग से लड़ाई भी लड़ी थी। देखिए, लेकिन एक बात तो थी, मुझे लगता है क्योंकि वो छुपे रहते थे जंगलों में और जब भी अवसर मिलता था तो वो अपना आक्रमण करते थे। 1897 में ही, उसी साल की बात है, बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने जब खूंटी पे हमला किया था, वहां भी तीर कमानों से ही लड़ाई लड़ी थी और बहुत सारे सिपाहियों को, अंग्रेज सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया था, उनको हताहत किया था। तो ये युद्ध का सिलसिला तो लगातार चलता रहा, लेकिन 1898 में तांगा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ, पहले वो जीते, लेकिन बाद में अंग्रेजी फौज और बड़ी संख्या में वहां पहुंची, बड़ी संख्या में लौटी। जी जी, जिसकी वजह से इन्हें पीछे हटना पड़ा। और दरअसल वहीं से फिर इनके साथियों की गिरफ्तारी, फिर बाद में 3 फरवरी उनको चक्रधरपुर में इनकी गिरफ्तारी, ये सिलसिला जो है आगे बढ़ा है। बातचीत को थोड़ा हम आगे और कुछ आपसे चर्चा जरूर करेंगे महादेव जी, लेकिन एक गीत, हम ऐसी महान विभूति को नमन करते हुए एक गीत हम यहाँ श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके बाद फिर लौटते हैं बातचीत के अंतिम पड़ाव पर। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम बात कर रहे हैं। महादेव टोपो जी से रांची में इस समय है और फोन लाइन के जरिए उनसे ये चर्चा हो रही है। महादेव जी प्रख्यात लेखक हैं, आदिवासी चिंतक हैं और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, फिल्मों में काम किया है, बहुत सारा योगदान है इनका, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। महादेव जी, 25 साल की उम्र कोई उम्र होती नहीं मुझे लगता है, इस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन इस पूरे जीवन को अगर वैचारिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर भी अगर हम उसका आकलन करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा के जीवन में उनके संघर्षों से होते हुए जो वैचारिक बीजारोपण हुआ जिन चीजों का, वो आगे चलकर भी बहुत हमें रोशनी देती रही। इन सबको आप किस रूप में देखते हैं? क्या क्या चीजें हैं जो आगे लोगों के लिए मार्गदर्शक बने? देखिए, बिरसा मुंडा जी का जो एक्चुअली कम उम्र में जो चले जाना है और देश के लिए न्यौछावर हो जाने की बात जो है, वो लोगों को बहुत ही अपील करती है और बहुत ही प्रभावित करती है ये बात। और दूसरी बात कि जिस अंग्रेजी साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, उस साम्राज्य को, उस शक्ति को चुनौती देना और उनसे लड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ ही साथ, जैसे कि मैंने कहा कि उनके अंदर बहुत सारे जो नई तरह की बातें कही जो इसके पहले उस समुदाय में नहीं कही गई थी, इस चीज ने उसको आकर्षित किया युवाओं को। और सबसे बड़ी बात है कि वो सारे आदिवासी इलाके में, मतलब खास करके खूंटी, रांची, चकलधरपुर, सोनपुर इलाके में या तमाड़ के इलाके में, इस तरह के वो जिस तरह से लोगों को संगठित कर रहे थे, उस संगठन का असर मुंडा समाज में या आदिवासी समाज में बहुत दिनों तक पड़ा और उनकी जो याद है, उनके संघर्ष की जो यादें हैं, सभी के मन में इतनी गहरी रही कि वो बराबर लोकगीत में गाते रहते थे। मुझे याद है कि मेरे पिताजी 60-61 में, जबकि उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती थी, बिरसा मुंडा के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे। बिरसा मुंडा इस तरह से लड़ाई लड़ा था, उन्होंने सैल रकब में कहा कि गोली पानी हो जाए तो, और मारे हताहत हो गए थे। ये बातें मुझे मेरे पिताजी 60-61 के आसपास ही बताया करते थे। लेकिन बाद में फिर जब पढ़ा तो उन्हें पहली बार उनको मान्यता 1940 में जब एक तरह से मिली, जब कांग्रेस का यहाँ अधिवेशन हो रहा था, तो बिरसा मुंडा जी के नाम से एक द्वार बनाया गया था। तो उस समय राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक
पहचान देने का प्रयास किया। एक महादेव जी, जब 1908 में एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट तब की विदेशी सरकार ने पास किया था, उसको लागू किया था, मुझे लगता है कि और इसके अंदर प्रावधान भी यही था कि इसमें आदिवासी भूमि जो है वो गैर आदिवासी को स्थानांतरित नहीं की जाएगी। प्रभाव, हाँ ठीक है, वो जो जल जंगल जमीन के भूल गया था, वो जल जंगल जमीन के जो लड़ाई जो हमेशा लड़ते रहे जी, है ना। तो ये जो बाद में अंग्रेजों को समझ में आया कि ये क्यों लड़ रहे हैं, तो उनकी जमीन की समस्या को समझाने के लिए वो जमीन पर अपनी जल जंगल पर अपनी मालिकाना हक जताना चाहते थे बाद में। तो इसी को सुरक्षित रखने के लिए CNT एक्ट 1908 में बना। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अंग्रेज हुकूमत भले ये स्वीकार ना करे और नहीं करेगी वो, लेकिन ये दबाव और ये प्रभाव बिरसा मुंडा का ही था, उनके संघर्ष का, उनके आंदोलन का था कि उनको 1908 में, यानी उनके देहांत के 8 साल बाद ही ये एक्ट लागू करना पड़ा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो ये इनका सबसे बड़ा मतलब कि जो CNT एक्ट बना, ये एक बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। इसकी तात्कालिक रूप से तो ये बहुत बड़ी बात थी, आत्मसम्मान की रक्षा भी हो रही थी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात थी। इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब बिरसा मुंडा जी का जिक्र किया तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपनी विरासत और अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाया अपने समाज को, समुदाय को, और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी प्रेम करना सिखाया। तो एक जैसे उन्हें धरती आबा कहते हैं, तो धरती आबा का तात्पर्य या इसका अभिप्राय क्या है? बिरसा मुंडा जी ने हमें अपने जमीन से और हमारे प्रकृति से, हमारे खेत खलिहानों से, पेड़ पौधों से, उन सब से एक आत्मीयता और आदर का भाव को महिमा मंडित किया, और इसीलिए संभवतः उन्हें धरती आबा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात की इस पूरी धरती की रक्षा के लिए, पूरी मानवता की रक्षा के लिए, यहाँ के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, इन सब की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया और लोगों को एकजुट किया। इसीलिए आदिवासी समाज जो है उनके उस संघर्ष को नहीं भूलता है और सम्मान स्वरूप उन्हें धरती आबा कहता है। तो धरती आबा का मतलब कि धरती पिता? जी हाँ, धरती का पिता है ना, उसका संरक्षक कह सकते हैं। संरक्षक कह सकते हैं, बिल्कुल, पिता की भूमिका यही है। कुछ समय नौकरी भी उन्होंने बीच में की थी शायद, ऐसा मैंने सुना है। नौकरी एक्चुअली किन्हीं के यहाँ थोड़ी दिन के लिए, जो एक मनमोहन सिंह थे, उनके यहाँ कुछ दिनों तक काम किया था इन्होंने जी। और वहीं पर वो आनंद पांड से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन फिर वहां से वो, ये तो विद्रोही स्वभाव के रहे, जहाँ भी गया वो चीज को समझ, जरा उनके सम्मान को ठेस लगाया तो वो निकल पड़े। और यहाँ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी जो आप पहले उल्लेख कर रहे थे, उनके अंतिम क्षणों का, अंतिम पलों का। महादेव जी, मेरा ख्याल है 3 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था सन 1900 में, और जेल में जब रखा गया था तो अंतिम जो उनके क्षणों के बारे में, पलों के बारे में महाश्वेता देवी जी ने, जिनका आपने पहले भी उल्लेख किया, हिंदी में जंगल के दावेदार नाम से ये उपन्यास अनुदित हुआ, उसमें बिरसा मुंडा के अंतिम पलों को लेकर बड़ा एक मार्मिक दृश्य अंकित किया है महाश्वेता जी ने। वो लिखती हैं, सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा, सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा मुंडा पकड़ा गया था, किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा मरा नहीं था। ये अंतिम पंक्ति महादेव जी जो महाश्वेता जी ने लिखा है, बिरसा मुंडा मरा नहीं था, वो तो शरीर को त्यागा था उन्होंने। उनके विचार, उनका कृतित्व, उनका योगदान सदियों तक इस देश को प्रेरित करता रहेगा, हम सबको प्रेरित करता रहेगा। और आज आपसे जिस रूप में कुछ नए अनुभव बातचीत के माध्यम से हुए, कुछ नई जानकारियां हम तक पहुंची है, श्रोताओं तक पहुंची है, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आपका महादेव जी बहुत बहुत आभार समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे हमारे यहाँ जो भी पुरखे मर जाते हैं जी, तो वो हमारे साथ ही रहते हैं, ये मान्यता भी है हमारे दिन पे। हम लोग मानते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं, हमारे आस पास ही हैं। तो बिरसा मुंडा मरे नहीं, हमारे पुरखे जो भी हैं वो हमारे साथ
सभी उपस्थित है हमारे साथ। हम लोग ऐसा आदिवासी विश्वास में ऐसा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। खैर, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं महादेव जी, और आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं इस समय देने के लिए और बातचीत के लिए। जी जोहार सर। जोहार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर